हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नदियों तथा नदियों से संबंधित घाटी के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने गंगा के अपवाह क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि गंगा का उद्गम स्थान क्या है, उसका मुहाना क्या है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उनकी सहायक नदियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके पश्चात हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गंगा की सहायक नदियाँ। अब देखिए, गंगा की सहायक नदियों में हम लोगों ने रामगंगा पढ़ी थी, गोमती पढ़ी थी, गंडक पढ़ी थी, इसके बाद में हम लोगों ने घाघरा पढ़ी थी, घाघरा के बाद में हम लोगों ने कोसी पढ़ी थी और उसके बाद में हम लोगों ने महानंदा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी जो वो गंगा की सहायक नदियां हैं जो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। देखिए, जो रामगंगा है ये क्या है, ये हमने बताया था कि गंगा की पहली सहायक नदी है। गंगा की क्या है? प्रथम सहायक नदी या फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है। महानंदा के बारे में हमने बताया था कि ये क्या है, ये अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी। अब देखो, बीच में हो जाती है गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। इसमें आपके कौन कौन से हो जाएंगे? गोमती नदी जो है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि ये जो है मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो ये जो है लखीमपुर खीरी। यहां पे एक झील पाई जाती है जिसका नाम है फुलहर झील, फुलहर झील। ठीक है, तो गोमती नदी का उद्गम स्थान क्या है? फुलहर झील है। कहाँ? कि लखीमपुर खीरी। और एकमात्र ये ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। इसके बाद में कौन सी है? गंडक नदी। गंडक नदी को हम लोग नारायण नदी के नाम से भी जानते हैं, नारायण नदी अथवा नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी के बारे में हमने बताया था कि घाघरा नदी क्या है, ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी के बारे में क्या है? जो कोसी है ये क्या है, इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब गंगा जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचती है वैसे ही ये दो भागों में या इसकी दो धाराएं बन जाती हैं। एक तो जो नीचे चली जाती है उसको हम हुगली बोलते हैं और जो सीधे चली जाती है उसको पद्मा, यानी कि जो बांग्लादेश में पहुंच जाती है उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं और जो पश्चिम बंगाल में आती है उसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। तो देखो, हुगली की एक सहायक नदी है जो कि आपकी इधर से गई है। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम है दामोदर नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकली है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। तो देखो, हुगली दामोदर के बारे में जान लेते हैं। यहीं पे दामोदर, दामोदर नदी को हम क्या बोलते हैं? तो इसको जो है जीवाश्म नदी के नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म नदी के नाम से।
ठीक है। दामोदर नदी को ही इसको जो है बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हुगली नदी जो है, हुगली नदी की क्या विशेषता है, हुगली नदी, ठीक है, ये जो है आपकी अलग हो जाएंगी। ठीक है। हुगली नदी यानी कि गंगा का ही दूसरा रूप है। हुगली नदी की ये विशेषता है कि इसको क्या बोलते हैं, विश्वासघातिनी नदी, विश्वासघातिनी नदी। ठीक है, इसको विश्वासघातिनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके इनकी सहायक नदियों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो है इसको नोट कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं गंगा से संबंधित चलाए गए कुछ प्रोजेक्ट। ठीक है, जो गंगा नदी को लेकर के कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। गंगा प्रोजेक्ट, देखो गंगा प्रोजेक्ट से संबंधित एक नाम आता है हरितिमा प्रोजेक्ट, हरितिमा प्रोजेक्ट। ये क्या है हरितिमा प्रोजेक्ट? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरितिमा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो हरितिमा प्रोजेक्ट किससे संबंधित हो जाएगा, ये गंगा नदी से संबंधित हो जाएगा। इस एक्ट की यानी कि ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था इसकी विशेषता क्या थी कि गंगा के दोनों छोर पर या दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, तो हरितिमा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, गंगा नदी से संबंधित है। और इस एक्ट यानी कि इस प्रोजेक्ट का जो प्रमुख विषय था वो क्या था कि गंगा के किनारे या गंगा के दोनों किनारों पे वृक्षारोपण किया जाए। इसके बाद में अगला है गंगा की सफाई से संबंधित है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया था, तो इसको लाया गया था 1985 में। कब लाया गया था, 1985 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा की सफाई करना। इसके बाद में एक बहुत ही चर्चित आपका गंगा सफाई से प्रोजेक्ट रिलेटेड है जिसको बोलते हैं नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कब लाया गया था, तो इस प्रोजेक्ट को लाया गया था वर्ष 2014 में। ठीक है, तो ये थे आपके गंगा से संबंधित प्रोजेक्ट। इसके बाद में आपने नाम सुना है चंबल, चंबल। ठीक है, इसके बारे में भी बताया था कि इसकी किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल पे एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसे हम बोलते हैं घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना यानी कि घड़ियाल की संख्या को बढ़ाने के लिए घड़ियाल प्रजनन परियोजना चलाई गई। ये योजना कब चलाई गई थी, तो ये योजना चलाई गई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में इस प्रोजेक्ट को लाया गया और चंबल नदी में जो है घड़ियाल प्रजनन परियोजना प्रारंभ की गई। एक और यमुना की सहायक नदी है जिसका नाम है बेतवा। ठीक है, इस बेतवा नदी की क्या विशेषता है, इस पे जो है एक बांध है, वो कौन सा है, लक्ष्मी बाई बांध, लक्ष्मी बाई बांध। ठीक है, तो लक्ष्मी बाई बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो बेतवा नदी पर स्थित है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी पे है राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना। ठीक है, तो राजघाट परियोजना भी कहाँ पर है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि गंगा के किनारे यूपी के बसे शहर। ठीक है, कौन कौन से शहर जो है वो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा, कन्नौज, कानपुर, कानपुर के बाद में प्रयागराज, इसमें आ जाएगा वाराणसी। ठीक है, और इसके बाद में आ जाएगा आपका गाजीपुर,
और गढ़ मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर। ठीक है, ये ऐसे जिले हैं या ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये थे गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे सिंधु नदी से, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। अब देखिए, सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ है। तो इसका उद्गम जो है, तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखर-चू ग्लेशियर, बोखर-चू ग्लेशियर। ये कहाँ है? तो तिब्बत। ठीक है, तिब्बत वर्तमान में किसका भाग है? तो ये चीन के अधीन आता है। ठीक है, इसी बोखर-चू ग्लेशियर पर एक ग्लेशियर पर पाया जाता है, बोखर-चू ग्लेशियर का ही एक पार्ट है जिसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर किसका भाग है? तो ये भाग है बोखर-चू ग्लेशियर का भाग। तो इसी चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर कहाँ है? तो बोखर-चू पर है। तो कभी कभी चेमा युंग डुंग दे देगा, कभी कभी बोखर-चू दे देगा। तो जो आपको ऑप्शन दे दे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, जो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे उसी को आपको टिक कर देना है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है तिब्बत से। अब इसका प्रवाह क्षेत्र क्या क्या है, कितने देशों में ये बहती है? प्रवाहित होती है। तो देखो, ये जो है 3 देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सा? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से जब ये निकलेगी तो ये कहाँ प्रवेश करेगी? भारत में। और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो भारत के बाद में ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कहाँ से ये प्रवेश करती है? तो भारत में एक नाम है एक नाम है दमचौक और दूसरा नाम है चिल्लास। ठीक है, दमचौक आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है। और चिल्लास कहाँ पड़ता है? तो चिल्लास भी आपका लद्दाख में ही पड़ता है। ठीक है, तो भारत में जो है ये दमचौक से क्या करती है? इंटर करती है, यानी कि प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। और बाहर कहाँ से जाती है? बाहर निकलती है या पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसको क्या बोल सकते हैं? पाकिस्तान में प्रवेश। तो पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लास नामक जगह से, जो भी कहाँ है? वो भी जो है लद्दाख क्षेत्र में है। तो एक चीज़ देखो, ये जो आपकी सिंधु नदी है ये भारत में केवल और केवल, यहाँ से एक पॉइंट देखेंगे कि केवल और केवल लद्दाख क्षेत्र में ही बहती है। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ बहती है भारत में? तो भारत में केवल लद्दाख क्षेत्र में ही बहती है। लद्दाख के अलावा अन्य क्षेत्रों में ये नदी जो है नहीं बहती है। लेकिन जो इनकी सहायक नदियाँ हैं वो जो है अन्य क्षेत्र को कवर करती हैं। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, आगे देखिए, इधर देखिए, ये है हमारा भारत का मैप। ठीक है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र आता है। ठीक है,
ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये है पीओके वाला क्षेत्र, ठीक है। और यहीं पे क्या है, ये है पूरा लद्दाख क्षेत्र, ये क्या है लद्दाख, ऐसे समझ लीजिए इसको। और यहीं पे क्या है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, और यहीं पे है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। यहीं पे आपका ग्लेशियर है बोखर-चू, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है, बोखर-चू ग्लेशियर, ठीक है। अब यहीं से जो है ये सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ये ऐसे करते हुए ये जो है सीधे इधर आपका अरब सागर पड़ता है, और अरब सागर में आकर के ये मिल जाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी का मुहाना कहाँ हो जाएगा, अरब सागर, और इसका उद्गम स्थान क्या हो जाएगा, बोखर-चू, ठीक है, या फिर चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर। अब देखिए ये जो स्थान है ये क्या है, यही स्थान है दमचौक। दमचौक कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख का भाग है। ये स्थान कौन सा है, यही स्थान है चिल्लास, ठीक है, जो कि किसका हिस्सा है, तो लद्दाख का ही हिस्सा है। अब देखिए जब हम हिमालयी क्षेत्र को पढ़ेंगे तो हिमालयी क्षेत्र में ये बताया गया है कि ये जो ऊपर है, ऊपर आपकी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, काराकोरम। इसी के जस्ट नीचे है लद्दाख, ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और इसी के नीचे है, इसका नाम है जास्कर, इस पर्वत श्रेणी का नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो है सिंधु नदी ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के बहती है, तो ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर के बहती है। तो पहला पॉइंट यहां पे लिख लेंगे कि सिंधु नदी जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु नदी है वो किस पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर के गुजरती है, या किस पर्वत श्रेणी को काटते हुए गुजरती है, तो किस पर्वत श्रेणी को, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटते हुए गुजरती है, ठीक है। अब देखिए तीन स्थान है, तीन स्थान आपको याद रखना है, वो कौन कौन से हैं। एक तो है पाकिस्तान का अटक, अटक ये क्या है, पाकिस्तान का एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है उसका नाम है मिशन कोट, मिशन कोट, ये भी कहाँ है, तो ये भी जो है आपका पाकिस्तान का ही क्षेत्र है, ठीक है। ये दो क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में अभी हम बताएंगे। अब देखिए इसको मिथन है ये, ठीक है, इसको सही कर लेना, मिथन कोट। अब देखिए अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों की, इसकी सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां। अब देखिए प्रमुख सहायक नदियों में सबसे पहली जो हमारी सहायक नदी आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, सतलुज, ठीक है, सतलुज या सतलज। अब देखो इसका पुराना नाम क्या है, सतुद्री, पुरातुद्री। ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी जो है इसी बोखर-चू ग्लेशियर से, इसी के पास में ही है आपका एक झील पाई जाती है, इसी झील से निकलती है, उसका नाम क्या है, राकस ताल झील, राकस ताल झील, ठीक है। यहाँ से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई ये जो है आगे की ओर बढ़ती है और कहाँ मिल जाती है, मिथन कोट में आकर के मिल जाती है, ठीक है। यहीं पे आपका ये पंजाब क्षेत्र में पड़ जाएगा, ठीक है, एक राज्य है पंजाब।
ठीक है। तो देखिए राकसताल झील से निकली, इसका उद्गम स्थान राकसताल झील, राकसताल झील भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत में ये हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रा, ठीक है, यहाँ पे आपका है, ये आपका सिपकीला दर्रा है। इसी सिपकीले दर्रे से जो है ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है? सतुद्री। इसका उद्गम स्थान क्या है? राकसताल झील, जो कि कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। और मुख्य विशेषता इसकी क्या है कि यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगली देखिए, अगली है चिनाब। अगली जो सहायक नदी है दूसरी, इसका नाम है चिनाब। चिनाब, इसका पुराना नाम क्या है? अस्किनी। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है, ठीक है। अब इसका उद्गम स्थान क्या है? तो बाड़ालाचा ग्लेशियर। यहाँ पे आपका पड़ेगा बाड़ालाचा ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से आपकी ये नदी निकलती है और ये नदी ऐसे आती हुई और कहाँ मिल जाती है? तो मिथनकोट में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी आई? ये आपकी सतलुज नदी आई, सतलुज। ये कौन सी नदी हो गई? तो ये हो गई चिनाब, ठीक है। तो चिनाब कहाँ से आई? तो ये आई बाड़ालाचा ग्लेशियर से निकली और कहाँ मिल गई? आके मिथनकोट में आकर के मिल जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं अगली नदी की। तो अगली नदी है व्यास नदी। अगली इसकी सहायक नदी है व्यास। इसका पुराना नाम क्या है? विपाशा। इसका पुराना नाम क्या है? व्यास नदी का नाम विपाशा। ये कहाँ से निकलती है? तो यहीं पे है हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा, यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। इसी रोहतांग दर्रे के पास में एक है व्यास कुंड, व्यास कुंड। इसी व्यास कुंड से जो है ये नदी निकलती है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से, कहाँ से? व्यास कुंड से। अब इसके बाद में देखो ये आती है और ये किस में मिल जाती है? तो ये सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो व्यास किसकी सहायक नदी है? तो व्यास जो है ये आपकी हो जाएगी किसकी सहायक नदी? तो ये हो जाएगी सतलुज की सहायक नदी। व्यास किसकी सहायक नदी? सतलुज की सहायक नदी। और यही सतलुज किस में आकर के मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद में अगली नदी की बात करेंगे, इसको नोट कर लो। अगली सहायक नदी है रावी। रावी, रावी भी कहाँ से निकलती है? तो इसी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये किस में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है चिनाब में, ठीक है। रावी किस में मिल जाती है? चिनाब में। चिनाब की सहायक नदी। और इसका उद्गम स्थान क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा, ठीक है। इसके बाद में एक और इसकी सहायक नदी है, वो है झेलम। झेलम किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। अब देखो झेलम का पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। झेलम का पुराना नाम वितिस्ता है। ये कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर में एक झील है बैरीनाग, इसी झील से निकलती है और ये आकर के
चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितेस्ता है। और ये जो है धीरे से आकर के कहाँ मिल जाती है? मिथनकोट में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सहायक नदियाँ प्रमुख। ठीक है, इसके बाद में और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है रीनो ग्लेशियर। रीनो ग्लेशियर, रीनो ग्लेशियर से एक नदी निकली है और ये आकर के यहाँ मिल गई है जिसका नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। तो अगली नदी है श्योक नदी। श्योक नदी, उद्गम स्थान रीनो ग्लेशियर। रीनो ग्लेशियर ये है कहाँ? तो ये सियाचिन ग्लेशियर पे है, जो आपका सियाचिन वाला भाग है। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर पर है। यहीं पे एक नदी है गिलगिट नदी, यहाँ से निकलती है और ये इसी वाले क्षेत्र में मिल जाती है। ठीक है, गिलगिट नदी, इसका क्या नाम है? गिलगिट। ठीक है, तो गिलगिट किसकी सहायक नदी है? तो गिलगिट जो है सिंधु की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो सांदुर झील से निकलती है। अगली सहायक नदी है गिलगिट। उद्गम सांदुर झील। ठीक है, सहायक नदी किसकी है? तो सिंधु की, सिंधु की सहायक नदी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक और नदी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। गलवान नदी, सभी ने नाम सुना होगा, गलवान घाटी। ठीक है, तो यहीं से एक नदी है गलवान नदी। तो गलवान नदी कहाँ से निकली है? गलवान घाटी से है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये श्योक की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने गंगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। इसके बाद में हम लोगों ने सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।